हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैग मस्ती पर स्वागत है। आज हम जो क्रैश कोर्स का सीरीज हमारा चल रहा है जूनियर इंजीनियर उत्तराखंड के लिए, उसके आगे हम टॉपिक देखेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट अभी ऑन गोइंग है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, या फिर हम उसको दूसरा नाम ले सकते हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है। तो इसी सीरीज में हमारा जो आज चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करेंगे, और इसमें जितने भी टॉपिक हम कवर कर सकते हैं उसको करेंगे। तो अपनी कौन पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, जिससे कि आप अपने शॉर्ट नोट बना सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है। अर्थात हम फ्लूइड के उस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बल का प्रयोग नहीं होता। काइनेमेटिक्स मतलब विदाउट फोर्स। ठीक है। तो पहले तो इसमें जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं फ्लो की डेफिनेशन लिखी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फ्लो होगा ये। ठीक है। तो इसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। पहला होता है इसमें हमारा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या होता है। ठीक है। तो इसको डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जहां भी कहीं पे भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर स्टडी वर्ड मिलता है तो आप समझ लेंगे कि स्टडी का मतलब होता है कि टाइम के साथ उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, टाइम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बस ये याद रखना आपको, स्टडी का मतलब यही होता है। ठीक है। और अनस्टडी का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, बदलाव होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन देखेंगे क्या है। इफ द फ्लो and flow characteristics such as density, velocity, and pressure at a point do not change with time, the flow is said to be steady flow। मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा। स्टडी का मतलब है कि वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा फ्लो जिसकी कुछ प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी मतलब घनत्व, वेलोसिटी मतलब वेग, प्रेशर मतलब दाब, अगर टाइम के साथ साथ किसी एक निश्चित पॉइंट पर चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्टडी स्टडी फ्लो कहलाता है। सेम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर टाइम के साथ साथ ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होंगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वो कहलाएगा हमारा अनस्टडी फ्लो। वन वो क्या कहलाएगा, अनस्टडी फ्लो। तो इसको हम दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, डी वी ओवर डी टी मतलब डी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होना चाहिए स्टडी के लिए। ये जितने भी इक्वेशन लिखे किसके लिए, स्टडी फ्लो के लिए है। ठीक है, स्टडी फ्लो के लिए। तो डी पी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब दाब चेंज है समय के साथ वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और डेंसिटी रो से दिखा रखा है मैंने, तो डेंसिटी भी जीरो होना चाहिए। और अनस्टडी फ्लो कब होगा, जब ये सब टाइम के साथ साथ वेरी करेंगे, चेंजेस करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है। अब नेक्स्ट एक एक नोट है यहाँ पे, नोट भी इसको लिखेंगे कि ये क्या है कि सभी प्रॉपर्टीज के लिए वैलिड, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये लाइन, कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आता है दूसरा हमारा आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। देखिए, इफ द वेलोसिटी वेक्टर एट ऑल पॉइंट इन द फ्लो इज सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द फ्लो इज यूनिफॉर्म। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो फ्लो का जो वेलोसिटी वेक्टर है, किसी एक इंस्टेंट टाइम पर सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। अगर हर बिंदु पर, या फिर अगर हम बात करें, अगर वो वेलोसिटी वेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे सभी बिंदुओं पर अगर समान नहीं रहता है तो क्या कहलाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो होपफुली आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब यहाँ से बात कीजिए, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है आपको कि केवल वो वेलोसिटी वेक्टर की ही बात कर रहा है, मतलब ये और सारी प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा है। तो मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होगा वो केवल केवल वेलोसिटी वेक्टर के लिए ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोट में लिखा भी है मैंने, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेलोसिटी, मतलब आपको वेलोसिटी ही चेक करनी है। एक निश्चित समय पर सभी बिंदुओं पर सेम होगा तो क्या कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो पे। किस पे चलेंगे, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है।
अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको फिगर दिखाऊंगा जो आपको क्लियर करेगा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो को। ठीक है, वो फिगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर अब ये फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि ये पाइप फ्लो दिखा रखा है, पाइप के अंदर फ्लूइड बह रहा है, और ये स्टडी के लिए है। किसके लिए? स्टडी के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड, मान लीजिए एरो से उसकी स्पीड दिखाई जा रही है, वेलोसिटी दिखाई जा रही है। थोड़े समय के बाद, मान लीजिए टी समय के बाद, ये वेलोसिटी सेम है, मतलब एरो का लेंथ सेम है, मान लेते हैं सेम है। तो अगर ये ऐसा रहता है, वेलोसिटी भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? स्टडी फ्लो कहलाएगा। अब यहाँ देखेंगे दूसरे वाले फिगर में, ये अनस्टडी का लिए है। यहाँ पे देखिए सेम यही स्पीड यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन कुछ समय के बाद ये स्पीड तेज हो जाती है, तो इसलिए इसको एरो को छोटा करके दिखा दिया गया। अगर ऐसा हो रहा है किसी पॉइंट टाइम के साथ साथ, तो वो क्या कहलाएगा? अनस्टडी फ्लो कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने पॉइंट पर, जो कि है हमारा लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। इस फ्लो से आप बहुत फेमिलियर हैं, या बार बार आप पढ़ते रहते हैं कि लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ठीक है, लैमिनार फ्लो फ्लो क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर फ्लो चलता रहता है, ठीक है, अगर लिक्विड बहता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रैंडम वेरी कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड घट रही है, बढ़ रही है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत रैंडमली ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। अगर हम डायग्राम देखना चाहेंगे तो इसका भी मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, आप देखेंगे। देखिए ये है हमारा ऊपर वाला जो है, ये टर्बुलेंट है, मान ली कोई पार्टिकल डाल दिया गया, पानी बह रहा है पाइप के अंदर, तो वो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा रैंडमली, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, उसकी आकृतियों में चेंज होगा, ठीक है, उसकी स्पीड में चेंज होगा, वेलो उसका उसमें क्या होगा? डिसऑर्डिनेस फ्लो होगा। और यहाँ देखिए सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा लैमिनार फ्लो कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीक लाइन। स्टीक लाइन क्या होता है? ये कई बार पूछा गया पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि स्टीक लाइन होता है क्या है। मान लीजिए, सपोज मानिए आपके पास एक क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर एक लिक्विड है, पानी है उसके अंदर। आप क्या करते हैं? एक बूंद स्याही की डाल देते हैं उसके अंदर। क्या डाल देते हैं? एक बूंद स्याही की डाल देते हैं। तो जैसे ही आप स्याही डालेंगे, तो स्याही उसके अंदर ट्रेवल करेगा, और वो एक पाथ बनाएगा। वो क्या बनाएगा? एक पाथ बनाएगा। उसी पाथ को, जो वो स्याही वो पाथ जो फॉलो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जो लाइन बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रीक लाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द पाथ फॉलोड बाय अ डाई और स्मोक। जैसे आप धुआं भी देखेंगे, तो धुआं भी क्या, एक पाथ में चलता है। तो उस जो पाथ वो ट्रेवल करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीक लाइन। जो लाइन बना के चलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है? देखिए कोई भी एक फ्लूइड है, उसका मूवमेंट हो रहा है, बह रहा है वो, तो उसका जो एक पार्टिकल होगा, उस फ्लूइड का एक सिंगल जो पार्टिकल होगा, वो एक रास्ते में चल रहा होगा। तो उस सिंगल पार्टिकल द्वारा जो पाथ ट्रेस किया जा रहा होगा, जो पाथ बन रहा होगा उसके द्वारा, या जो पाथ वो बना रहा होगा, सिंगल एक फ्लूइड का पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। मतलब हम अगर कहीं चल रहे हैं, तो किसी लाइन से चल रहे हैं, तो उसको हमारा वो पाथ लाइन होगा। इसी तरह फ्लूइड का एक सिंगल पार्टिकल जिस लाइन से चल रहा है, तो वो जो पाथ ट्रेस कर रहा है, कर्व जो बना रहा है चलते हुए, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? पाथ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर हो गया। एक अब आता है लास्ट, स्ट्रीम लाइन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यहीं से। ठीक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको स्टार कर दिया, ये बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है? ठीक है, स्ट्रीम लाइन एक इमेजनरी लाइन होती है, जो कि फ्लो फील्ड के अंदर ऐसे ड्रॉ की होती है, वो ऐसे ड्रॉ होती है। ठीक है, दैट ऐसे ड्रॉ होगी, जो कि उसका जो हम जो टेंजेंट अगर उस पर ड्रॉ कर दें, हम उस लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बता देता है। तो यहाँ से इंग्लिश में एक बार देखेंगे। अ स्ट्रीम लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन अ फ्लो फील्ड such that a tangent drawn at any point on the line represent the direction of velocity vector at that point। अर्थात स्ट्रीम लाइन आपको पता है कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, फ्लो फील्ड में होती है। अगर उस लाइन पर हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट आप समझते हैं, ठीक है, टेंजेंट अगर सर्किल पे भी ड्रॉ करते हैं, तो मतलब इसके सर्कमफेरेंस से जाता है, ये टेंजेंट होता है। ठीक है, तो अगर उस पे हम उस लाइन पर अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो वो जो टेंजेंट होगा, वो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। और यही क्वेश्चन पूछता है कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है कि स्ट्रीम लाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वहाँ लिखा होता है कि स्ट्रीम लाइन, ऑन स्ट्रीम लाइन एनी टेंजेंट ड्रॉन विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मतलब वो क्या होता है, उस टेंजेंट, उस
स्ट्रीम लाइन पर अगर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो टेंजेंट हमेशा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा और 100% सही बताएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब स्ट्रीम लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिमेंबर पॉइंट है जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, उसको भी आप देखेंगे। तो ये है हमारा नोट। ठीक है, नोट नंबर 1 कि देर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट नॉर्मल टू द स्ट्रीम लाइन, मतलब स्ट्रीम लाइन के नॉर्मल अभिलंब पर कोई भी वेलोसिटी नहीं होता है, मतलब उस वहाँ पर फ्लो की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। याद रखना है आपको कि नॉर्मल, अगर स्ट्रीम लाइन के नॉर्मल मतलब अभिलंब पर, अभिलंब दिशा में, ठीक है, मतलब अगर कह सकते हो 90 डिग्री पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, उस फ्लो की। नंबर 2 है हमारा स्टडी के, उसी के रिगार्ड क्या है, द स्टडी फ्लो, इन स्टडी फ्लो स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन आर आइडेंटिकल। मतलब अगर कोई भी फ्लो, अगर स्टडी फ्लो है, जो पहला हमने फ्लो पढ़ा, अगर कोई भी फ्लो स्टडी फ्लो है तो उसके लिए जो स्ट्रीक लाइन होगा, पाथ लाइन होगा और स्ट्रीम लाइन, जो हमने तीनों ऊपर पढ़ा है, वो बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, वो सेम वैल्यू वाले, सेम वैल्यू दिखा रहे होंगे, सेम चीज़ें दिखा रहे होंगे, वहाँ पर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो आइडेंटिकल होंगे, बराबर होंगे तीनों लाइन। ठीक है, एक ही लाइन पे तीन होंगे ये। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछता है कि स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आर आइडेंटिकल फॉर, ऑप्शन में फिर दे देगा स्टडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, स्टडी फ्लो आंसर सही होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है। हिंदी वाले के लिए मैं बता दूँ कैसे पूछ लेता है कि स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन तथा स्ट्रीम लाइन के लिए किस फ्लो के लिए ये बराबर होते हैं। तो क्या होता है, स्टडी फ्लो के लिए ये बराबर होते हैं। अब लास्ट हमारा एक ये है कि देर इज नो डिस्चार्ज अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। अक्रॉस का मतलब उसके अक्रॉस, अगर विरोध में कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है स्ट्रीम लाइन में। ये याद रखना आप लोगों को, मतलब क्यू की जो वैल्यू होती है वो भी जीरो होती है। क्यू मतलब डिस्चार्ज दिखा रहा है यहाँ पे, तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन जीरो होती है। ये वर्ड याद रखना है, अक्रॉस, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन जीरो होगी। अब हम आते हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज पे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन यू इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्लू। ठीक है, इसको याद, आप देखिए कई चीज़ें कहेंगे कि आप इतनी याद कैसे होगा, तो उसको याद करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। कैसे याद रखना है आपको पता है, हमारे पास तीन ही डायरेक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। और हम वेलोसिटी फील्ड में हम तीन एक पैरामीटर यूज करते हैं कि यू, वी एंड डब्ल्यू। ये याद रखना है आपको। तो एक्स के साथ यू रहेगा, वाई के साथ वी रहेगा और जेड के साथ डब्ल्यू रहेगा, और ये इक्वल टू में रहेंगे। ठीक है, ये 3D इक्वेशन है इसकी। अगर 3D में क्वेश्चन में पूछेगा तो 3D में बताना है आपको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो 2D में पूछता है। तो 2D के लिए हम क्या करेंगे, जेड जेड डायरेक्शन हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, टू नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, तो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है ये, जब इधर होगा। और जब हम फाइनल इसको इधर लेके आएंगे इस वाले को, तो ये हमारी इक्वेशन 2D की बन जाती है, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो। मतलब आप अगर ये याद रखेंगे तो आप ये इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू जीरो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये चीज़ें, मैंने जो जो यहाँ लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कई बार स्ट्रीम लाइन के लिए स्लोप पूछता है, प्रवणता की वैल्यू पूछता है, और वो कैसे निकलेगा, प्रवणता आपको पता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, तो यहीं से निकाल लीजिए, इस वाले से ही निकाल लीजिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाता है वी अपॉन यू। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में, तो ये भी याद रखेंगे कि स्लोप क्या होता है स्ट्रीम लाइन फंक्शन का, या स्ट्रीम लाइन का ये होता है। ठीक है, स्लोप। अब हम आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, सबने पढ़ा है, अविरतता का सिद्धांत बोलते हैं इसको हिंदी में। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने जो बार बार क्वेश्चन में पूछा गया वो चीज़ें यहाँ लिख दी है, वो आप देखेंगे कैसे। पहला है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, वो लिख के देता है कि फॉर कंप्रेसिबल फ्लो के लिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो जब कंप्रेसिबल फ्लो कहेगा तो डेंसिटी साथ में रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा रो वन ए वन बी वन बराबर रो टू ए टू वी टू। ठीक है, जहाँ पे जो रो है वो डेंसिटी है, ए एरिया है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। फ्लूइड की ये बात हो रही है, जिसका भी जो भी फ्लूइड होगा वहाँ पे उसका घनत्व, क्षेत्रफल तथा वेग है ये। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि
इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा सही होगा? तो वहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आपको याद रखना, हमेशा याद रखना है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट सी, ठीक है। तो वो हमने डेंसिटी नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? वो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ठीक है। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब चलते हैं हम जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन में। ठीक है, जर्नल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिराइव होता है, क्या फार्मूला होता है? वो डिराइव हमें नहीं करना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमको फार्मूला उसका याद होना चाहिए। तो जर्नल जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो ये होता है, डी डी पी ओवर डी टी, डी पी ओवर डी टी प्लस, ये अगर डी की बात ना करें, डेल डेल पी अपॉन डेल टी करें, ठीक है। ठीक है, ये पी ना पढ़े, इसको इसको रो पढ़े जरा, ठीक है। इसको ये डेंसिटी के लिए है, ठीक है, ये रो पढ़े। तो डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू रो यू प्लस डेल अपॉन डेल यू वाई इंटू डेल वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड, फिर ब्रैकेट में हमारा डेंसिटी रो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ये क्या है? तीनों डायरेक्शन कार्टेशियन इक्वेशन है। क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन है। ऐसे वाले में इक्वेशन में आता है ये, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, ये जेड डायरेक्शन के लिए। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन ये होगी, ठीक है। इसको आपको रिमेंबर करना है, ये याद होना चाहिए। कैसे याद होगा ये? भाई तीनों कोऑर्डिनेट पे है तो एक्स वाई जेड आना ही आना है, और मैंने अभी ऊपर बताया फ्लो फील्ड के लिए यू वी और डब्ल्यू आना ही आना है, और उनके साथ डेंसिटी लगेगा, उनके साथ डेंसिटी लगेगा। तो ये तो याद हो गया, और डेंसिटी अलग से टाइम के साथ वेरी करेगा, ठीक है। तो डी डी रो ओवर डी टी याद रखेगा। ये कई बार जनरल इक्वेशन पूछा गया है, और कई बार एक बार वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है। तो वेक्टर फॉर्म इसके लिए ये है, क्या है? ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, और इसको हम लिख सकते हैं, रो कॉमन मिल जाएगा, सबसे कॉमन ले लिया हमने बाहर, और इनको हम लिख सकते हैं डेल्टा, बड़ा डेल्टा इंटू वी। ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा वेक्टर फॉर्म, किसका? कंटिन्यूटी इक्वेशन का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। कि ये तो यहीं से नोट कर लिया, और इसकी इन सब की जगह क्या लिखा? बड़ा डेल लिख दिया। छोटा छोटा डेल था तो ये बड़ा डेल लिख दिया, और डेंसिटी कॉमन थी तो कॉमन ले लिया, और ये वी, ठीक है, इन बराबर जीरो। अब इस पर कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? कि इफ फ्लो इज स्टडी, अब मैंने अभी बताया था स्टडी फ्लो पढ़ाते हुए कि स्टडी होगा तो मतलब टाइम के साथ वेरी तो नहीं करेगा डेंसिटी, ठीक है। टाइम के साथ वेरी नहीं करना है। तो टाइम कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पर? देखो, ये टाइम है, इसी को कर दो कांस्टेंट, ये कर दो जीरो, टाइम जीरो। तो टाइम जीरो कर दिया तो वही इक्वेशन हमने लिख दी, बस आगे वाला हटा दिया, डी रो ओवर डी टी हटा दिया, तो क्या इक्वेशन बन गया? कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टडी फ्लो के लिए बन गया। अब फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल के लिए अगर पूछेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टडी और इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो डेंस हमने अभी बताया कि डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल के लिए डेंसिटी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो भाई यहाँ पे आप क्या है, ये रो जो है इसको भी हटा दो, ये रो भी हटा दो, ये रो भी हटा दो, तो ये बन जाएगा। जब ये रो हटेगा तो डी यू ओवर डी एक्स, ये देखो यहाँ लिख दिया, डेल वी ओवर डेल वाई ये लिख दिया हमने, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड ये लिख दिया। मतलब एक इक्वेशन याद रखिए आप ये वाली, उससे सब बनाते रहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर स्टडी है तो टाइम वाला फैक्टर जीरो कर देना है, अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी वाला फैक्टर जीरो कर देना है, ठीक है। अब हम आते हैं टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। जो जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक क्रैश कोर्स करना है, डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड। देखिए एक्सेलरेशन तीनों डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। तो हम अगर हम बात करेंगे पहले वाले के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? वो यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू ओवर डी जेड और प्लस डी यू ओवर डी टी, ठीक है। ये चीज़ है। इसी तरह v के लिए देखें, y डायरेक्शन में, अब देखिए मैंने कहा था तीन ही फैक्टर है हमारे पास, u v w। तो x डायरेक्शन में u, y डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ क्या, y डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? ये u d v ओवर डी एक्स, v डी वी ओवर डी वाई प्लस w डी वी ओवर डी जेड प्लस डी वी ओवर डी टी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का, एक याद करेंगे दो अपने आप याद होगा। कैसे? जब एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो सब जगह यू 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 आ रहा है, और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह जब वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे वी वी वी
वी आ गया, ठीक है। और ये तो चल ही रहा है यू वी डब्ल्यू, ठीक है। और नीचे तो हमें पता है एक्स वाई जेड और टी आएगा, ठीक है। इसी तरह जब जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो वी की जगह अब क्या रिप्लेस होगा, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें दो फैक्टर है। दो फैक्टर कैसे हैं, इसको काटिए दो जगह, दो भागों में। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं, मतलब इस इक्वेशन में ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, कन्वेक्टिव, और ये वाला क्या क्या कहलाएगा हमारा, टेम्पोरल एक्सीलरेशन, या इसको हम लोकल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये वाला जो पोर्शन है, ये किसके कारण है, ये है हमारा, ये इस एक्सीलरेशन का नाम होता है कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, और इसका नाम होता है हमारा टेम्पोरल या लोकल एक्सीलरेशन। देखिए, लोकल और टेम्पोरल मैग्नीट्यूड के चेंजेस के कारण प्रोड्यूस होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण। और जो ये है हमारा कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, ये डायरेक्शन चेंज होने के, फ्लो का डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब कब कब किस फ्लो में कब कन्वेक्टिव होगा, कब टेम्पोरल होगा, उसके लिए भी हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लो एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कब होगा और टेम्पोरल कब होगा, ठीक है। तो पहला है स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अगर स्टडी होगा और यूनिफॉर्म होगा तो दोनों में ही कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। भाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही उसमें डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहता है कि स्टडी में टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्म भी क्या कहता है कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अब आ रहा स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर हर बिंदु पर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा। जब चेंज होगा, क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन उसकी कुछ ना कुछ उसका चेंज होगा। मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जब मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं होंगे तो टेम्पोरल तो जीरो होगा। मैंने अभी ऊपर बताया है आपको कि टेम्पोरल किसके कारण होता है, मैग्नीट्यूड के परिवर्तन के कारण होता है, और ये डायरेक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो क्या होगा, कन्वेक्टिव नहीं होगा और टेम्पोरल होगा, ठीक है। ऐसी अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों ही होगा, दोनों ही होगा। अब आप कहेंगे सर ये टेबल कैसे याद होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद होगी ये। देखिए, आपको टाइप्स ऑफ फ्लो याद रखना है, स्टडी, यूनिफॉर्म। अगले वाले में आपका आना चाहिए स्टडी, ये आएगा, इसको नॉन कर देना है, नॉन, ठीक है। फिर अगले वाले में जब ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, अभी ये स्टडी वाला अनस्टडी बचा है, तो ये अनस्टडी और यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब जब, अब क्या होगा, दोनों ही क्या हो जाएगा, अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये आपको बस नाम याद रखना है। और कैसे याद रखना है, जब दोनों ही पॉजिटिव वे में होगा, मतलब स्टडी यूनिफॉर्म होगा तो जीरो जीरो, ठीक है। अब जब देखिए, जब यहाँ पे नॉन होगा, मतलब ये दूसरे नंबर पे है, तो पहला वाला एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉन दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे पहला वाला एग्जिस्ट कर देगा, और पहला वाला क्या है, कॉन्वेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे पहला वाला क्या है, नॉन है, मतलब अनस्टडी है। तो यहाँ पे जब पहला वाला है तो यहाँ दूसरे वाले में एग्जिस्ट करेगा, दूसरा एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए दोनों ही क्या है, नॉन नॉन है, मतलब अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म, तो दोनों में ही करेगा। तो ऐसे आप एक रिमेंबर करने के लिए बना सकते हैं पॉइंट, और ये टेबल याद रह सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, एक बार देख लेता हूँ कितना बचा है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस वीडियो का हम यहीं पे पॉज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। रोटेशनल स्पीड क्या होती है, वॉर्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। इक्वेशंस पढ़ेंगे, लाप्लास इक्वेशन वगैरह उसमें देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करिए। और जैसे भी मैं ये नोट्स आपको दे रहा हूँ, वो नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट करके उसका रिवीजन भी करते रहेंगे साथ के साथ, जिससे कि मैं जब लास्ट में एमसीक्यू लेके आऊँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें आप आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।